अब हम राधा कृष्णन आयोग और मुदालियर आयोग दोनों में अंतर करते हैं। अंतर के लिए कुछ आधार होंगे, उन आधारों पर चलते हैं। सबसे पहले गठन की हम बात करेंगे और दूसरा अंतर होगा रिपोर्ट पर। गठन और रिपोर्ट बहुत अच्छे से पढ़ना, यहाँ पर भी हम गठन और रिपोर्ट ये बिल्कुल अच्छे से सब लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अब 4 नवंबर 1948 को इसका गठन हुआ था, 1948, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 25 अगस्त 1949, 1949 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। अब इसके बाद इनकी रिपोर्ट की अगर बात करेंगे तो क्या ही इन्होंने, अच्छा ये उल्टा हो गया, 25 अगस्त 1949, रिपोर्ट यहीं पर लिखेंगे 25 अगस्त 1949 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। तो 4 नवंबर 1948 को इसका गठन हुआ और 25 अगस्त 1949 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। अब यहां पर गठन कब हुआ था? 23 सितंबर 1952, और इन्होंने रिपोर्ट कब दी थी? तो 29 अगस्त 1953 को इन्होंने रिपोर्ट दी। तो ये इनके गठन और रिपोर्ट से संबंधित है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना क्योंकि इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा गठन और रिपोर्ट में से। दूसरी बात, तीसरा जो अंतर है, अध्यक्ष की हम बात कर रहे हैं। अध्यक्ष यहाँ पर कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष थे। और यहां पर अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष थे, मुदालियर। अब बात आती है अध्यक्ष के बाद सचिव, याद रखना सचिव यहां पर कौन थे? सचिव निर्मल कुमार इसके सचिव थे, निर्मल कुमार। और यहां पर सचिव कौन थे? तो सचिव का नाम है A.N. बसु, ये इसमें सचिव थे, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। क्लियर? अब यहां से देखो सदस्य की बात आई। सदस्य बताइए यहाँ पर कितने थे? तो 10 सदस्य थे, और यहाँ पर सदस्य टोटल कितने थे? 10 थे। उद्देश्य देखिए, उद्देश्य सबको क्लियर होगा। उद्देश्य विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु सुझाव देना, की समस्याएं हेतु सुझाव देना। और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं हेतु, माध्यमिक शिक्षा हेतु अपने सुझाव देना। तो ये क्लियर अंतर हो गया होगा कि इन्होंने माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन कर उसके लिए सुझाव देना, उनके समाधान हेतु सुझाव देना, जबकि इन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं हेतु अपने सुझाव देना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। अब रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट में 2 चीजें, यहाँ पर 3 चीजों की बात थी। कौन कौन सी? एक तो इसमें विषय कितने थे? विषय थे 13। इसमें कितने विषयों पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी? तो 13 विषय, जिसमें से 4 मुख्य विषयों पर हमने चर्चा की थी। 15 चैप्टर थे, अध्याय, और पृष्ठ कितने थे? 747 पृष्ठ थे। ये इनकी रिपोर्ट की बात है, ठीक है। ये सबको ध्यान होगा। इसको जब आप बार बार इस चीज को दिमाग में रखोगे तभी जाकर के याद भी रहेगा, और इतनी जल्दी याद भी नहीं होगा, है ना। रिपोर्ट 13 विषय, 15 अध्याय और 747 पृष्ठों में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। अब यहाँ पर कितने थे? देखो रिपोर्ट में कितने विषय थे? यहाँ पर 14 विषय थे, विषय, और पृष्ठ कितने थे? 244 पृष्ठ। ये इनकी रिपोर्ट की बात थी, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा 25 नहीं, इसको नेहा इसको सही करना था। पहले मैंने 25 लिखाया था, बाद में मैंने दूसरी क्लास में इसको 15 करवा दिया था। ये हमने सही किया था, करेक्शन किया था। इसको 15 करना, हाँ 15 अध्याय कितने? 15। मैंने स्लैश करके 15 और 25 दोनों लिख रखे हैं, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेना, ठीक है। और कोई क्वेश्चन में चेक भी कर लेंगे कि क्वेश्चनों में कितने हैं। क्वेश्चन में वैसे 15 अधिकांश जगह 15 है और कहीं पर 25 भी लिखा है, लेकिन ये 15 ही सही है क्योंकि अधिकांश जगह जो है 15 ही इसमें राइट माना गया है। चलिए एक चीज और समझना इसमें, ये किसकी सिफारिश पर इसका गठन हुआ था?
तो ये आपको पता ही है, CABE और IUBE के की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर इसका गठन हुआ था? सिफारिश तो CABE और दूसरा इंटर यूनिवर्सिटी IUBE, यही था ना, CABE और IUBE। और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इनकी सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। और इसका गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? सिफारिश सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इसकी सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। ठीक है, तो इतने अंतर तो हमारे ये इनसे संबंधित हो गए। अब इनके जो सुझाव थे, सुझाव में कुछ अंतर कर लेते हैं, उससे हमें चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो ये दोनों अंतर आपको सबकी समझ में आगे होंगे, यही इसके मुख्य अंतर है। इनको आप लोग ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ सुझाव को समझ रहे हैं, दोनों के क्या क्या सुझाव थे, अलग अलग समझ ले रहे हैं, जिससे चीजें हमारी और क्लियर हो जाएंगी। यहाँ तक चीज़ें सबको क्लियर होगी होंगी, उम्मीद मैं यही कर रहा हूँ। ये बताते भी रहना कि क्या यहाँ तक चीज़ें सबको क्लियर होगी हैं। ठीक है, ठीक है, तो बिल्कुल पॉइंट एकदम क्लियर हो जाने चाहिए दिमाग में, जिससे कि हमें फिर प्रॉब्लम न रहे। सारी चीज़ें बिल्कुल हमारी क्लियर होनी चाहिए कि हाँ ये इसमें पॉइंट है, जिससे कि हमारा अगर कोई भी क्वेश्चन बन रहा है उसको हम बहुत आसानी से कर जाएं। हम प्रयास से कर रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं उन सबको कवर करेंगे, जिससे हमें इसके 40 नंबर में किसी तरीके की कोई परेशानी न हो। अगर यहाँ पर हम 35, 36 इतने नंबर अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो फिर हमें किसी तरीके की इसमें स्क्रीनिंग में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है, मिनिमम कुछ भी नहीं तो 32 नंबर, 30 से 32 नंबर तो किसी भी हाल में अगर यहाँ पर हम कर लें तो फिर इसमें अदर सब्जेक्टों में सब कवर हो जाएंगे। उसमें उत्तराखंड वाले में, उत्तराखंड हो गया, हिंदी हो गया, उनमें अच्छे नंबर आ जाते हैं, क्योंकि जैसा पिछली बार आप लोगों ने पेपर देखा ही होगा, हिंदी और उत्तराखंड बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आता। हिंदी में आप 20 में से मतलब मिनिमम भी करोगे तो 15 नंबर तो कोई भी कर जाओगे, तो 15 वहाँ हो जाते हैं, 30, 10, 40, 45 नंबर हो गए। और उत्तराखंड में देखो, इसमें अगर हम 30 भी यहाँ पर रखते हैं और 15 हिंदी में रखते हैं, और उत्तराखंड में हमारे पास 30 नंबर का उत्तराखंड रहता है, मुझे लगता है कि वैसे तो 25 के आसपास कर सकते हो, कठिन उत्तराखंड नहीं आता, लेकिन हो सकता है कि भाई किसी को अगर थोड़ा सा कम भी आता हो तब भी उसमें आप यहाँ पर 20 नंबर तो तब भी आप किसी भी हाल में उसमें कर सकते हो उत्तराखंड में, है ना। तो 30 भी से 50, 10, 60, 5, 65 नंबर का ये हो गया। अब हमारे पास जीएस और मैथ रीजनिंग का रहता है, तो मैथ रीजनिंग और जीएस में ध्यान रखना 35 नंबर का है, तो वहां पर 35 में से अगर आपके 25 नंबर भी वहां पर अगर जीएस वाले पोर्शन में ले आते हैं तो फिर ये हमारा बहुत स्कोर बढ़ जाता है। और रह जाता है हमारे पास फिर मैथ्स का। मैथ्स टोटल कितने नंबर का है? शायद 30 नंबर का मैथ्स है ना। तो 30 नंबर का मैथ्स है, तो 30 में से आप कुछ भी नहीं तो 18-20 नंबर तो जिनकी अगर कम भी होगी तो तब भी आप कर सकते हो। और जिसके माना बहुत ज़्यादा मैथ्स वीक अगर किसी की है तो वो लोग 15 नंबर का मैथ्स वो भी कर ही सकते हैं यहाँ पर 30 में से, है ना। 30 में से 15 नंबर का। अच्छा, मैथ्स 25 का है क्या? 25 का है तो तब भी 15 नंबर तो तब भी बनते हैं, 25 में से 15 बनते हैं। 10-12 भी आएंगे तो जिनकी वीक भी रहेगी तब भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब देखो 15 दूनी 30 दूनी 60, 70, 80 और 80 और 25 105 नंबर का, तब भी हमारा ये स्कोर बन रहा है। अगर कम करके भी हम चल रहे हैं तो 105 नंबर का हम यहाँ पर कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान से अगर चीज़ें करोगे। ठीक है, 100+ हम जा सकते हैं बहुत आसानी से। बस ये है कि थोड़ा सा चीज़ों को हमें अच्छे से लेके चलना पड़ेगा, टॉपिक सारे क्लियर करते हुए
प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी तो बन जाएगा, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, चलिए अब सुझावों से संबंधित कुछ और अंतर करते हैं। इन्होंने प्रमुख सुझाव क्या दिए उसको समझ रहे हैं। प्रमुख सुझाव, हाँ सारे नहीं, प्रमुख सुझाव क्या थे और इनके प्रमुख सुझाव क्या थे। सुझाव या सिफारिश जो भी कहते हो, ये इन दोनों में अंतर को हम समझ रहे हैं। अब देखिए इनके सुझाव क्या क्या थे इसको समझना। सबसे पहले शिक्षकों को कितने भागों में बांटा था, शिक्षकों को 4 भागों में बांटा था। शिक्षकों को कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा, भागों में बांटा। ये सबको याद होगा, प्रोफेसर, फिर उसके बाद रीडर, फिर टीचर और ट्रेनर, ये 4 भाग थे तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है। शिक्षण कार्य देखिए, दूसरा देखो शिक्षण कार्य, शिक्षण कार्य आप समझ जाए इसमें। एक तो इन्होंने कहा कि सप्ताह में 18 घंटे होने चाहिए। सप्ताह में कितना, सप्ताह में 18 घंटे, में 18 घंटे। रिटायरमेंट के लिए क्या कहा इन्होंने, रिटायरमेंट के लिए इन्होंने कहा कितना होना चाहिए, 60 से बढ़ा करके 60 से कितना कर दिया था, 64। ये भी सबको याद होगा, 60 से 64। इसके अलावा छात्रों के बारे में क्या कहा, देखो छात्र कितने होने चाहिए महाविद्यालय में। अच्छा, विश्वविद्यालय में कितने छात्र कहा, विश्वविद्यालय में याद है सबको 3000 और संबंधित महाविद्यालय में कितने होने चाहिए, महाविद्यालय में कितने छात्र होने चाहिए 1500। जो कॉलेज होते हैं उनमें 1500 और जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है उसमें 3000 छात्र होने चाहिए। ये इनकी सिफारिश थी। कार्य दिवस कितने बताए थे, बताइए कार्य दिवस वर्ष में कितने होने चाहिए, कार्य दिवस समझते चलना, अब ये सब आपको पढ़े हुए हैं सारे पॉइंट। 180 कार्य दिवस होने चाहिए एक वर्ष में। इसके अलावा प्राप्तांक देखिए, नंबर 6 प्राप्तांक में आप लोग बताएंगे प्राप्तांक कितने होने चाहिए। फर्स्ट ग्रेड के लिए कितना, जो टॉपर होगा उसके कितने नंबर होने चाहिए फर्स्ट आने के लिए 70%। और सेकंड डिवीजन के लिए कितने होने चाहिए, सेकंड के लिए कितना है 50 है या 55, 55। और थर्ड के लिए कितना है, थर्ड डिवीजन आने के लिए कितने होने चाहिए 40 या 45, तो 40% जो है ये परसेंटेज का इन्होंने एक रेशियो बनाया था, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखो शिक्षा को किस उसमें रखने की बात की थी, शिक्षा को समवर्ती सूची में, नंबर 7 शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए, समवर्ती सूची में। अगला देखिए नंबर 8 शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए, यूजीसी का गठन किया जाए, यूजीसी का गठन याद होगा सबको। नंबर 9 दो चीजें एनसीसी और एनएसएस का गठन, एनसीसी तथा एनएसएस का गठन किया जाए, ये इनकी सिफारिश थी। क्लियर, एनसीसी एनएसएस और यूजीसी का गठन। अब स्नातक स्नातकोत्तर और शोध के लिए कितना समय बताया, स्नातक कितने साल का, बीए कितने साल का 3, स्नातकोत्तर कितने साल का, स्नातकोत्तर कितने साल का तो 2 साल का, और शोध कितने साल का, शोध रिसर्च इन्होंने 2 साल का। ये इन्होंने ईयर बताई इसके लिए कि कितने कितने साल में इसको टोटल कंप्लीट। टोटल जो है उच्च शिक्षा के लिए समय कितने वर्ष का बताया तो 3 2 5 2 7 वर्ष की उच्च शिक्षा की इन्होंने बात की, तो ये भी समझ में आ गया होगा। वर्ग कौन कौन से बताए, वर्ग कितने बताए इन्होंने 3 वर्ग बताए। उच्च शिक्षा में कितने वर्ग बताए थे तो वर्ग बताए 3, कौन कौन से, एक तो कला वर्ग हो गया, दूसरा विज्ञान वर्ग हो गया, और तीसरा व्यावसायिक, कॉमर्स मतलब व्यावसायिक वर्ग। ये 3 वर्ग बताए। साइंस होनी चाहिए, आर्ट होना चाहिए और कॉमर्स होना चाहिए। ये इनके उच्च शिक्षा से संबंधित सुझाव थे, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा देखो मैंने कहा था एक ग्रामीण विश्वविद्यालय की इन्होंने बात की थी। देखो ग्रामीण विश्वविद्यालय की बात की, ग्रामीण विश्वविद्यालय होना चाहिए, एक प्रैक्टोरियल बोर्ड होना चाहिए, प्रैक्टोरियल बोर्ड की भी इन्होंने सिफारिश की, ग्रामीण विश्वविद्यालय, प्रैक्टोरियल बोर्ड, और इसके अलावा छात्र संघ, छात्र संघों की व्यवस्था होनी चाहिए, छात्र संघ, और एक सायकालीन कक्षाएं भी होनी चाहिए। ये और भी इनके सुझाव थे, इनको भी ध्यान रखें। इतने इस आयोग के, राधा कृष्णन आयोग के प्रमुख सुझाव है। ये प्रमुख सुझाव है, कुछ भी जिसकी समझ में नहीं आया अभी तक क्या हुआ तो इन्हीं को पढ़ लेना बस,
ठीक है, जिसकी समझ में कुछ नहीं आया इन अंतरों को अच्छे से पढ़ लेना। पहले मैंने एक बार अंतर करा दिया, एक इतना पढ़ लोगे तो ये राधा कृष्णन आयोग के क्वेश्चन इन्हीं से बनेंगे और साथ में क्वेश्चनों को लगा लेना। अब मुदालियर आयोग में देखिए, मुदालियर आयोग में चलते हैं, इनके सुझाव क्या क्या थे इस पर चल रहे हैं। सुझाव, इन्होंने माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी बताई? माध्यमिक शिक्षा की अवधि, शिक्षा की अवधि कितने साल बताई? तो 7 वर्ष, 7 वर्ष। और इसके लिए उम्र कितनी बताई? बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए? 11 से 17 वर्ष का होना चाहिए बालक, माध्यमिक शिक्षा लेने वाला। ये देखो, ठीक है। और उच्च शिक्षा की अवधि इन्होंने भी कितनी बताई थी? तो 7 वर्ष ही इन्होंने बताई थी। अब देखिए, कक्षा कितने से कितने तक की माध्यमिक शिक्षा होगी? माध्यमिक शिक्षा की कक्षा कितने से? 5 से लेकर 11 तक होगी। और 12वीं को कहां जोड़ा जाए? 12वीं को स्नातक में जोड़ा जाए, स्नातक में जोड़ा जाए, ये इनकी सिफारिश थी। और 12वीं के बाद जो 11वीं पास करके जो है बच्चा अगर स्नातक में जब जाएगा तो उसके लिए एक पूर्व विश्वविद्यालय कोर्स भी चलाया जाना चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा देखो, कार्य दिवस इन्होंने कितने बताए थे? कार्य दिवस को समझना, कार्य दिवस इन्होंने कितने कहा? 200 कार्य दिवस होने चाहिए वर्ष में। कितने कार्य दिवस होने चाहिए? 200। रिटायरमेंट के लिए बताइए, रिटायरमेंट के लिए कितना कहा इन्होंने? रिटायरमेंट 58 से बढ़ा करके कितना कहा किया इन्होंने? 60 वर्ष। यहाँ 60 से 64, यहाँ 58 से 60। अब इसके अलावा वादन, सप्ताह में कितने पीरियड होने चाहिए? तो वादन कितने होने चाहिए? वादन सप्ताह में कितने? 35 वादन। और प्रतिवादन का समय कितना? प्रतिवादन कितने मिनट का? 45 मिनट का एक वादन होना चाहिए, ये इनकी सिफारिश थी। क्लियर है? इसके अलावा अवकाश कितना कहा इन्होंने? अवकाश ग्रीष्म और शीतकालीन मिलाकर के कितना? शीतकालीन मिलाकर 2 माह का। पाठ्यचर्या में विषय कितने रखे? पाठ्यचर्या में विषय कितने दे? टोटल कितने दे? 8 विषय देना, 8 विषय। और कितने वर्ग? पाठ्यचर्या को कितने वर्गों में बांटा? में वर्ग कितने दे? 7 वर्गों में बांटा, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखो, इन्होंने उद्योगों पर कर लगाने की बात की थी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। उद्योगों पर टैक्स लगाया जाए ताकि तकनीकी जो टेक्नोलॉजी से संबंधित शिक्षा है उसको आगे बढ़ाया जा सके। उद्योगों पर कर से तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। अब देखो, निरीक्षण के लिए क्या कहा इन्होंने? निरीक्षण कौन करेगा? निरीक्षण हेतु किसकी नियुक्ति होनी चाहिए? प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति हो। और यही क्या करेंगे? वहां पर निरीक्षण का काम करेंगे और साथ में जो कमियां उनको मिलेंगी तो उन कमियों का साथ में सुधार भी उनको करेंगे। ये इसके निरीक्षण के लिए कहा। और परीक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? परीक्षा वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। परीक्षा कैसे होनी चाहिए? वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की इन्होंने सिफारिश की थी। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। इसके अलावा देखो, बालिका शिक्षा के लिए क्या कहा इन्होंने? एक तो गृह विज्ञान रखा जाना चाहिए, गृह विज्ञान। साथ में क्या होना चाहिए? सह शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, सह शिक्षा। और तीसरी चीज इन्होंने क्या कहा था? गृह विज्ञान, सह शिक्षा और बालिका विद्यालय की भी शिक्षा की थी, की सिफारिश की थी। बालिका विद्यालय होने चाहिए, बालिका विद्यालय। ये सारे पॉइंट को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना। एक देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने क्या कही कि बहुउद्देशीय विद्यालय, मल्टीपर्पज विद्यालय होने चाहिए। बहुउद्देशीय विद्यालय, माध्यमिक विद्यालयों की सिफारिश की। बहुउद्देशीय विद्यालयों की सिफारिश किसने की थी? तो इसी मुदालियर आयोग ने की थी। इसके अलावा देखो, हमने कहा था एक ग्रामीण बहुउद्देशीय विद्यालय और ग्रामीण विद्यालय याद है? ग्रामीण विद्यालय होने चाहिए और वहां पर शिक्षा भी कैसी होनी चाहिए? जैसे कृषि शिक्षा, उद्यान शिक्षा, ये सारी बातें हमने यहाँ पर की थी।
इसके अतिरिक्त देखो कुछ फैक्ट और ध्यान रखना, इन्होंने एक तो प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड एक तो इसकी सिफारिश की, दूसरा माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड इसकी सिफारिश की। प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तकनीकी शिक्षा बोर्ड, तकनीकी शिक्षा बोर्ड, शिक्षा बोर्ड इनके गठन की इन्होंने मांग की थी। अब मुझे एक चीज और बताओ कि ग्रेस प्रणाली कृपांक मार्क को खत्म करने की सिफारिश किसने की थी? जल्दी बताइए, ग्रेस प्रणाली को खत्म करने की सिफारिश किसने की थी? जल्दी आंसर करो। ग्रेस प्रणाली को खत्म करने की सिफारिश पढ़ रखा था हमने, याद होगा तो। ग्रेस प्रणाली को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की? जल्दी बताइए इन दोनों आयोगों में से। राधा कृष्णन, राधा कृष्णन, राधा कृष्णन, बिल्कुल सही है। तो यहां पर आप इस पॉइंट को भी जोड़ लेना कि इन्होंने ग्रेस प्रणाली को खत्म करने की सिफारिश की थी। ठीक है, कहीं पर भी लिख लो, ग्रेस प्रणाली समाप्त करने की सिफारिश। ग्रेस मतलब जो कृपांक दिया जाता है, कृपांक को खत्म करने की भी इन्होंने सिफारिश की थी। ठीक है, तो उम्मीद है सभी लोगों को ये पॉइंट दोनों में अंतर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब बताइए क्या इस अंतर से चीजें और अच्छे से क्लियर हुई या खाली लिखाना हुआ? क्या अंतर से चीजें और अच्छे से क्लियर हुई? ठीक है, प्राक्टोरियल बोर्ड क्या था? प्राक्टोरियल बोर्ड की मैंने कहां पर यहां पर बात कर रखी है, इन्होंने, मैंने इसके बारे में मैंने अलग से लिखाया भी होगा आपको कि जो राधा कृष्णन आयोग था इन्होंने एक प्राक्टोरियल बोर्ड बनाने की सिफारिश की थी और साथ में इन्होंने कहा था कि भाई छात्रों को प्रशासन कार्यों में प्रशिक्षित करने के लिए प्राक्टोरियल बोर्ड बनाया जाए। उसको मैंने नोट करके अलग से लिखा भी रखा है और क्वेश्चन में भी लिखा रखा है। क्वेश्चन भी देखना एक बार आप लोग, जो मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं उस क्वेश्चन में लिखा भी है कि छात्रों को प्रशासन कार्यों में प्रशिक्षित करने के लिए किस बोर्ड के गठन की बात की थी? तो इन्होंने प्राक्टोरियल बोर्ड के गठन की बात की थी। ठीक है, छात्रों को प्रशासन कार्यों में प्रशिक्षित करने के लिए प्राक्टोरियल बोर्ड के गठन की बात की थी। और यहां पर देखो एक पॉइंट मैंने आपको अभी मुदालियर आयोग में बताया था, याद होगा। तो मुदालियर आयोग ने शिक्षकों की शिकायतों के लिए आर्बिट्रेशन बोर्ड के गठन की बात की। किस बोर्ड के? आर्बिट्रेशन बोर्ड। आर्बिट्रेशन बोर्ड के गठन की मांग किसने की थी? तो ये मुदालियर आयोग ने की थी। ये छोटे छोटे ऐसे ही अंतर बनेंगे। देखो, इन्होंने प्राक्टोरियल बोर्ड के गठन की बात की थी छात्रों को प्रशासन कार्यों में प्रशिक्षित करने के लिए, और शिक्षकों की शिकायत हेतु कौन से बोर्ड के गठन की बात की थी? तो आर्बिट्रेशन बोर्ड के गठन की मांग मुदालियर आयोग ने की थी। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा अंतर यहाँ पर हमारा बन गया है। क्लियर? और बताइए कोई प्रॉब्लम? और दोनों में मैंने दो कथन वहां पर लिखाए थे और एक कथन यहाँ पर लिखा रखा है। दोनों के तीन कथनों को याद कर लेना। दो कथन वहां पर लिखा रखे हैं, एक कथन यहाँ पर है। कथन मतलब स्टेटमेंट, याद रखेंगे। ये 3 स्टेटमेंट है इन दोनों आयोगों में। अब देखो, जैसे जैसे मैं पहले ही कह रहा था कि जैसे जैसे अन्य आयोगों को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है, इसलिए मैंने इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए आपको ये अंतर करा दिया है, जिससे कि आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा और चीजें कंफ्यूजन न बने, इसलिए मैंने साथ में अंतर भी करा दिए। इन अंतरों को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इससे चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये है मुदालियर आयोग और राधा कृष्णन आयोग में अंतर। अब टाइम फिर से ज़्यादा हो रहा है। अब वैसे तो और टाइम मिल जाता तो मैं क्वेश्चन कराता था आज। अब क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, क्वेश्चन हम कल ही करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए कुछ भी नहीं तो
15 20 25 मिनट तो चाहिए ही चाहिए। तो क्वेश्चन कल करेंगे अच्छे से। क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं हमारे पास, लगभग 38 क्वेश्चन है, 38-40 क्वेश्चन है, तो उसमें थोड़ा टाइम हमें चाहिए है ना। तो उन क्वेश्चनों को समझेंगे अच्छे से। आज आप लोग इनको रिविजन कर लेना और कल हम इसके क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आप लोग जुड़े। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होंगी और इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे।